अभी देखते हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड ये है एप्लीकेशंस ऑफ बिट्स। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हम लोग ने ये चैप्टर से रिलेटेड, है ना, तो उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ना वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मतलब हमने बीट्स का कॉन्सेप्ट देखा, हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स देखे, हम लोग ने स्टैंडिंग वेव्स देखा, है ना, लेकिन अगर वो सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हमें पता है तो ही वो सब जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ फायदा होगा। तो उसको लिंक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बिट्स, प्रॉपरली बताऊंगा कि ये है क्या, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। सबसे पहले ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करना मतलब क्या होता है, प्रॉपर डिटेल में बताऊं, थोड़ा ध्यान देना। सपोज ये मेरे पास पियानो है, ठीक है, पियानो अगर आप देखते हो तो पियानो के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 2 ब्लैक कीज, ठीक है, यहाँ पे आपके पास व्हाइट कीज होती है और ऊपर ब्लैक कीज होती है। तो ये व्हाइट कीज है आपके पास, ये ऊपर ब्लैक कीज है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये चलते रहता है। तो यहां से यहां तक 7 सुर होते हैं आपके पास, सारे ग म प ध नि सा। उसके बाद ऐसे ही 7 सुर होते हैं, सारे ग म प ध नि सा, ऐसे ही होते हैं सारे ग म प ध नि सा, और इन बिटवीन भी सुर होते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे मेरे पास जो कीबोर्ड है या फिर मेरे पास जो हारमोनियम है, कीबोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसको कीबोर्ड बोलते हैं, पियानो का ही वर्जन होता है ये। मतलब इसमें अलग अलग टाइप के साउंड्स होते हैं, और जो स्टैंडर्ड पियानो होता है उसमें एक ही काइंड ऑफ साउंड होता है। कीबोर्ड में नंबर ऑफ साउंड्स होते हैं, यामा का, कैसियो का, आपने नाम सुना होगा। और हारमोनियम जो होता है वो तो आपका नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम। एनीवेज, तो यहाँ पे ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, मान लो ये इलेक्ट्रिक कीबोर्ड है, यहाँ पे मैं कभी भी अगर यहाँ पे पहली की प्रेस करूँ तो उसमें से सेम साउंड आएगा। कोई भी रैंडम की प्रेस करो उसका एक रिस्पेक्टिव साउंड है, आपको एवरी टाइम वही साउंड सुनाई देगा। मतलब एवरी टाइम ये जो डिवाइस है हम लोग बोलेंगे इट इज इन अ ट्यून्ड कंडीशन, मतलब ये परफेक्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सा अगर प्ले करो तो सा के जैसा ही आवाज आना चाहिए ये की प्ले की। तो अभी देखो ये सारे ग म प ध नि सा है, तो एक ऑक्टेव के बाद इसका हायर वर्जन सारे ग म प ध नि सा प्ले होता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑक्टेव में उसका सारे ग म प ध नि सा प्ले होता है, ठीक है। मतलब अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूं नहीं, लेकिन तो भी ऐसा अगर है सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प, समथिंग लाइक दैट, समझ रहे हो आप। मतलब आई एम नॉट दैट मच एक्यूरेट, लेकिन आपको एक डिफरेंस समझा होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 ऑक्टेव से मेरे पास एवरी टाइम ये डिवाइस में से सेम आवाज आएगा। अगर मेरे पास हारमोनियम भी है तो भी सेम आवाज आएगा। मुझे आपको क्या समझाना है, पहला वाला ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी ट्यून करना मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा म्यूजिक का बैंड होता है ना, तो वहां पे गिटारिस्ट ऐसा कुछ तो करते हैं, उनका हाथ में अगर ऐसा पूरा गिटार है, यहाँ पे वो डब्बा वाला सेक्शन है और यहाँ पे वो एक पैड है और उसके एंड में ऐसी स्ट्रिंग्स है। तो 6 स्ट्रिंग्स होती है जिसको आप टाइट करते हो या फिर लूज करते हो, है ना। अगर स्ट्रिंग को अगर आप टाइट कर रहे हो, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, है ना। मतलब 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में आपने स्ट्रिंग को टाइट किया है। तो यहां पे देखो, अगर मुझे आपको बताना है शॉर्ट में, ये जरूरी है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझेगा। मान लो ये मेरे पास गिटार है समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे एक सर्कल होता है छोटा, है ना, डब्बा होता है, ये नेचुरल गिटार है। इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन होता है और यहाँ पे समथिंग लाइक दिस ऐसा होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक ब्रिज होता है छोटा सा, कुछ गिटार्स में नहीं होता, और ऐसी 6 वायर्स को कनेक्ट किया जाता है। 1 2 3 हुई हमारी अभी, ठीक है, 4 5 और 6, ठीक है। मान लो ये 6 वायर्स है हमारे पास, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो हर एक वायर का अपना अपना एक एक्चुअल आवाज होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, मैनुअल है। तो यहाँ पे आपके पास 6 हुक्स होते हैं, यहाँ पे भी 6 हुक्स होते हैं, और इसको आपको टाइट या फिर लूज करना होता है। तो यहां पे इनकी जो सीक्वेंस होती है EAD, ऐसा कुछ सीक्वेंस होता है। मतलब जो ऊपर वाली स्ट्रिंग होती है उसका नोट जो होता है वो E, मतलब अगर वेस्टर्न म्यूजिक देखो तो CDEFG होता है ना, तो उसमें से E। मतलब अगर महाराष्ट्रियन म्यूजिक या फिर एक महाराष्ट्रियन नहीं, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक देखते हो तो सारे ग म प ध नि सा होता है ना, तो सा रे ग नोट होता है, CDE, है ना। मतलब यहाँ पे देखो सा रे ग म प ध नि, और उसके बाद वापस सा, हायर नोट वाला। तो ये जो 7 थे ना, सारे ग म प ध नि, उसके बाद ये हायर और उसके बाद और हायर, तो इसको CDEFGAB ये नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
सबसे ऊपर वाला जो होता है वो ई होता है, तो ये ई जो होता है वो पहले ऑक्टेव का होगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है वो ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ए का किधर तो नोट होगा। उसके बाद डी, यहाँ पे जो डी है अभी देखो ये खत्म हो गया, पहला जो हम लोग देख रहे थे वो ई और ए है, तो ये ई और ए खत्म हो गया पहले इसका। अभी जो नेक्स्ट होगा ना, मतलब सी डी ई एफ जी ए बी, वापस सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी, ऐसा चलते रहेगा। तो पहला अगर हम लोग नोट देख रहे हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग, तो ये क्या होता है, ये ई होता है, ठीक है। दूसरा है ए, तो ये ए हो गया। उसके बाद मेरे पास डी है, तो डी तो अभी वापस पीछे नहीं जाता, वो आगे जाएगा, तो ये डी मिल गया। उसके बाद जी है मेरे पास, ठीक है, उसके बाद बी है मेरे पास, और उसके बाद आगे जाके वापस ई पे ये हो गया। मतलब इतने सारे वॉइसेस वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये मैनुअल है, तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अगर बहुत दिन तक गिटार को यूज नहीं किया या कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा यूज किया तो स्ट्रिंग अपने आप थोड़ी सी लूज होगी, है कि नहीं, तो उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना पड़ेगा। लेकिन अभी ये कैसे करेंगे, तो हमें क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। तो अगर मेरे पास पहली वाली जो स्ट्रिंग है ई, उसको अगर सेट करना है, तो सी डी ई में से ये वाला जो है सी डी ई, सारे ग जो है या फिर ई उसको आप बोलोगे, उसको हम प्रेस करते रहेंगे हारमोनियम पे, पियानो पे, गिटार पे, या फिर अगर कोई दूसरा ट्यून्ड गिटार है उसके ऊपर, उसको आप प्रेस करते रहो तो कुछ तो आवाज आएगा, डा 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 डा, ऐसा कुछ तो आवाज आप करोगे, कंटिन्यू प्रेस करोगे। उसके हिसाब से जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके कान बहुत स्ट्रांग होते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो वो क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है उसको टाइट करते जाएगा और ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ई, उसका आवाज सुनेगा। अगर दोनों आवाज मैच हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी और सेकेंड वाले की फ्रीक्वेंसी, इसका जो आंसर है वो 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे बीट का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने ये डिवाइस को सेट किया, ट्यून किया, सारे के सारे स्ट्रिंग को आपको सेम मेथड से करना है, समझ रहे आप। तो ये आसान था ना। अभी ये ट्यून गिटार है, अभी आप प्ले करोगे तभी जाके वो आपको सही आवाज आएगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया आपने, कॉन्सेप्ट यूज किया बीट्स का, तो N1 - N2 दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो 0 आ गया। तो यही है मेरा पॉइंट नंबर 1, था ना इंटरेस्टिंग। सो ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 0। सो N1 - N2 ये वैल्यू अगर 0 हो गई, दोनों सेम हो गए N1 और N2, देयरफॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूनिसन विद ईच अदर, ऐसा बोला जाता है, मतलब दोनों भी सेम काइंड ऑफ वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ बीट। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, ये है डोपलर इफेक्ट से रिलेटेड। तो डोपलर इफेक्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। मान लो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वर है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो और यहाँ से ट्रेन मूव कर रही है, तो ये हो गया आपके पास ऑब्जर्वर, ये हो गया सोर्स, और ये ट्रेन आवाज करते हुए जा रही है ना, कैसा भोंगा वास्तव है, वॉइस वो क्रिएट कर रही है, ऐसा बोलते हो आप। तो अगर ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, ये जो वॉइस आ रहा था वो सेम फ्रीक्वेंसी का है, मतलब अगर ट्रेन में ही अगर आप एज अ ऑब्जर्वर खड़े हो तो आपको पता चलेगा वो वॉइस में कुछ फर्क नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही बाहर के ऑब्जर्वर पे के सामने से ये ट्रेन जैसे ही गुजरती है, तो ये जो पर्सन है इसको ऐसा लगता है कि इनिशियली साउंड कम था, उसके बाद वो बढ़ गया, और जैसे ही उसने लीव किया साउंड कम हो गया, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है डोपलर इफेक्ट। तो डिफरेंस डोपलर इफेक्ट में अपरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। एनीवेज, सो डोपलर इफेक्ट के एप्लीकेशंस देखते हैं, बिकॉज हमें वही पढ़ना है। सो स्पीड ऑफ एरोप्लेन को निकाला जाता है। तो कैसे, हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, और ऊपर से मान लो एयरप्लेन मूव कर रहा है, तो ये जो सोर्स है इसमें से माइक्रोवेव्स को जनरेट किया जाता है। तो ये जो माइक्रोवेव्स है वो प्लेन की तरफ जाएगी, ठीक है, और प्लेन की तरफ जाने के बाद वो वापस यहाँ तक आएगी। तो जैसे ही वो प्लेन की तरफ जा रही थी तभी उनकी फ्रीक्वेंसी थी N1, और जब वो रिटर्न आ रही थी तभी फ्रीक्वेंसी थी N2। तो यहाँ पे हमारे पास अभी 2 फ्रीक्वेंसीज है, N1 और N2, और इसके हिसाब से हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स एंड रिसीवर एट द सोर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन। तो ये यूज करके हम लोग N1 N2 के वैल्यूज को कंपेयर करके वेलोसिटीज के वैल्यू को अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये था सेकेंड डोपलर इफेक्ट का पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक पुलिस। आपने देखा होगा अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हो, है ना, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जैसे ही आप जाते हो तो बाजू में पुलिस की कार भी मूव करती है। आपने ये चीज़ नोटिस की नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम नोटिस करना। तो जब भी पुलिस की वैन जाती है ना, तो उनके वैन के अंदर भी ऐसा एक सोर्स होता है जो वेव को ट्रांसमिट करता है। तो जैसे ही आपकी गाड़ी उनके बाजू से पास होती है तो वो जो वेव्स है वो आपके गाड़ी को लग के वापस उनके पास आती है।
तो अभी वहां पे उन्होंने पहले जो वेव भेजी थी और उसके बाद गाड़ी को लग के जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई वो अभी पता है, तो n1 और n2 पता है, तो उनके डिफरेंस से आपके कार की वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है, और अगर आप एक्सीड कर रहे हो स्पीड लिमिट तो आगे आपको पुलिस पकड़ेगी, है कि नहीं। तो यह है सेकेंड एप्लीकेशन ट्रैफिक पुलिस वाला। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। स्कूल में भी देखा होगा आपने अभी, लेकिन आपको एक्चुअल में समझेगा कि वो क्या था, बिकॉज वो टाइम पे बीट्स का कॉन्सेप्ट आपको था नहीं, स्टेशनरी वेव्स के बारे में आपको नहीं पता था, और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में भी नहीं पता था, एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये सही ढंग से नहीं पता था, फॉर्मूलेज नहीं पता थे। अभी देखते हैं, यहाँ पे मान लो एक बोट है और उसके अंदर एक सोर्स है, वो एक साउंड या फिर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ये जो वेव है वो नीचे सबमरीन है उसके पास जाएगी, तो इसका जाने का एक फ्रीक्वेंसी होगा n1 और इसको टच करके वापस आएगी n2, है ना। n1 n2 ये चीज़ के हिसाब से हम लोग डिफरेंसेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज़ करके अगेन स्पीड ऑफ सबमरीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है इसका एक बेसिक आइडिया भी लग सकता है, मतलब ये सोर्स की तरफ आ रही है या अवे फ्रॉम सोर्स जा रही है, इसको भी ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये है सोनार का एक एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना, ईसीजी बोलते हैं, ईसीजी। मान लो कोई पर्सन है और उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो हार्ट अटैक आने के बाद आप क्या करते हो, ईसीजी परफॉर्म करते हैं, है ना। या फिर आपने सुना होगा 2D इको होता है, 3D इको होता है, या फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो वो स्पेसिफिक केस में मान लो कोई भी एक पर्सन है, उसका ये ब्लड वेसल है ये वाला, और इसमें मान लो थोड़ा सा ऐसा जम चुका है कुछ तो कोलेस्टेरॉल की वजह से, और यहाँ से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेव्स को अंदर भेजा जाता है और वहाँ से जैसे वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो इससे पता चलता है कि इसके डायमेंशंस क्या होंगे, मतलब ये जो है इसका रेडियस डायमीटर फाइंड आउट किया जा सकता है। वो एक्चुअल डायमीटर के साथ अगर मैच होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये सही है, अगर नहीं तो फिर उसमें कुछ तो दिक्कत है। दूसरी बात, यहाँ से अगर ऐसा कुछ है तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वहाँ से कितना फ्लो हो रहा है ये भी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है ना, इंटरेस्टिंग। तो देखो, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, तो इकोकार्डियोग्राम यूज करते हैं, डॉक्टर एसेस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड अगर किसी को कुछ इश्यूज है, मतलब ब्लड सही ढंग से नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये था थर्ड एप्लीकेशन डॉपलर इफेक्ट का। अभी देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बीट से रिलेटेड। अभी यहाँ पे मैंने आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था, है ना। तो अभी देखते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड नोट डिटरमाइन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, यहाँ पे ये गिटार है और मान लो वो अनट्यून्ड कंडीशन में है, या फिर ऐसा समझो कि ये गिटार है मेरे पास और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है ना वो हमें नहीं पता कि उसका साउंड क्या है। ये 6 स्ट्रिंग में से कोई तो एक स्ट्रिंग अगर मैंने प्लग की और मुझे अभी फाइंड आउट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो इसमें से मैंने थर्ड वाला, मतलब डी को हम लोग आवाज कर रहे हैं या प्लग कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। तो ये एक चीज है। और दूसरा है हमारे पास ये नॉन फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स है जो कीबोर्ड या फिर हारमोनियम हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको प्ले करना स्टार्ट करेंगे, टन 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 ऐसा आवाज आते जाएगा आपके गिटार से, हमें नहीं पता उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। और अभी हमारे पास ये नोन है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायल एरर यूज करेंगे और उसमें से जितनी भी बेस्ट पॉसिबल की है जो उसके आवाज के नजदीक है, अभी जो साउंड का नॉलेज रखते हैं उनको पता होता है कि वो आजू बाजू में किधर तो होगा। तो मान लो यहाँ पे डी है तो वो भी यहाँ पे आजू बाजू में किधर तो आ जाएंगे। तो देखो ये डी है तो इधर है ना सेकेंड ऑक्टेव में, तो ये डी है तो ये इसके आजू बाजू में इमीडिएटली आ जाएंगे। तो मान लो उन्होंने ई प्रेस किया, ई या फिर एफ प्रेस किया, मान लो एफ प्रेस किया, तो एफ और ये जो डी है उसका आवाज कंटिन्यूसली बजाना है, कंटिन्यूसली वो कीज प्रेस करनी है। तो सामने वाला जो पर्सन है उसको समझेगा कि अरे आवाज तो मैच नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, आइदर एक नोट आगे जाएगा या फिर एक नोट पीछे आएगा। अभी आगे जाके देखेगा तो फिर आवाज और ज्यादा चेंज हो गया, एक नोट पीछे आ गया, ई की तरफ आ गया, तभी उसको पता चला कि अरे आवाज थोड़ा सा मैच हो रहा है। और एक नोट पीछे आ गया, तभी उसको पता चला कि अरे आवाज अभी एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी अगर मुझे डी की कीबोर्ड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है, यहाँ पे मान लो कोई तो एक वैल्यू है, लेट दैट वैल्यू इज एक्स, तो अगर ये वैल्यू एक्स है तो ये जो गिटार में से ये स्ट्रिंग का जो आवाज आ रहा है वो भी एक्स के बराबर होगा। मतलब मेरे पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी वाला आवाज है, उसको अगर नॉन फ्रीक्वेंसी के आवाज के हिसाब से पढ़ना है या समझ के लेना है तो फिर भी ये बीट्स का कॉन्सेप्ट काम में आता है। देखा कितना इंटरेस्टिंग है, जब भी हम लोग कोई भी चीज थियोरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, डेरिवेशन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हमें आता है तो वो बहुत अच्छा
आपको आउटपुट देता है कि नहीं। तो मतलब अगर आगे जाके कोई साउंड इंजीनियरिंग करना चाहता है, साउंड के बारे में पढ़ना चाहता है, म्यूजिक के बारे में पढ़ना चाहता है, अभी तो बहुत सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स भी आए जहाँ पे वीडियो एडिट कर सकते हो, साउंड को एडिट कर सकते हो, बहुत सारे गाने आते हैं उसका डीजे वर्जन बन जाता है कि नहीं। तो वो सब अगर आप इंटरेस्टेड हो, बनाना है आपको, और अगर आपको ये सब बेसिक भी पता है ना, तो वो टाइम पे जब भी आप जाके काम करोगे, वो सॉफ्टवेयर के साथ अपना अभ्यास स्टार्ट करोगे, तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट होगा। अभी देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़। मतलब अगर हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे ही वो एक्चुअल चीज़ आपको पता चलेगी कि ये है क्या। सबसे पहला वाला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये चैप्टर में बात की है। एक है लाउडनेस, दूसरा है पिच, और तीसरा है क्वालिटी और टिम्बर। तीनों के बारे में एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, सिंस मैं भी एक थोड़ा सा म्यूजिशियन हूँ, मुझे पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं। When I was in a college, मेरा खुद का एक बैंड भी था, सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टेज शोज जो म्यूजिक से रिलेटेड थे। मैं खुद एक कीबोर्ड प्लेयर भी हूँ, और मुझे वो म्यूजिक की थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। तो ये जो पीछे लिखा है ना, जो आपके सिलेबस में है, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ वो है क्या। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, आपको एग्जैक्टली उसके पीछे का जो नॉलेज वाला पोर्शन है ना, वो मैं भी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला देखते हैं लाउडनेस, ये चीज़ क्या है। देखो, अगर एक म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, मान लो आप मुंबई में रहते हो, और मुंबई में हमारे पास तो बहुत सारे फेस्टिवल्स है, गणेशोत्सव होता है ना, और वो टाइम पे डीजे लास्ट डे पे एंजॉय करते हो कि नहीं आप। तो बहुत ऐसा म्यूजिकल ऐसा साउंड सिस्टम वो लगाते हैं, और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, धन धन धन, है कि नहीं। या फिर आपके कॉलेज के फेस्टिवल्स होंगे, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम रहता है जहाँ पे आप डांस करते हो। गलती से आप अगर डिस्को गए हो, पब गए हो, है ना, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा बहुत अच्छा खासा साउंड सिस्टम होता है। तो लाउडनेस हमको सुनाई देता है, धन धन धन। कम आवाज़ होगा तो हम लोग सुन पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम आवाज़ होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मान लो आप एयरपोर्ट के नज़दीक रहते हो, ठीक है, और ऊपर से अगर ऐसे प्लेन गुजर रहा है, तो ऊपर से अगर प्लेन गुजर रहा है तो बहुत बड़ी आवाज़ आती है। प्लेन के बहुत नज़दीक जाओ, कान फट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एक बहुत बड़ा साउंड आपको सुनाई देता है। तो वो जो चीज़ है ना, उसको मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया गया था जिसको बोलते हैं लाउडनेस। तो मान लो ये मैं हूँ, ये आपके केडीपी सर, ठीक है, और मैं ये एक साउंड सिस्टम है जो मेरे बाजू में जोर जोर से बज रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, लेट 1 मीटर 2 मीटर जो भी है, और अभी ये जो साउंड है ये मेरे कान में जा रहा है। तो हमने तो देखा है साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है। तो जब भी लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है तो वो कैसे जाएगा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के टर्म्स में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी साउंड जा रहा है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, और अल्टीमेटली मेरे कान के जो पर्दे हैं उसके ऊपर वो गिरेगा, और उसके हिसाब से हमें सेंस होगा, ठीक है। तो ये लॉन्जिट्यूडनल का एप्लीकेशन है, जो वेव्स हमने पढ़ा था वो। एनीवेज, साउंड ट्रेवल्स इन एयर और अ मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सो प्रेशर वेरिएशन में आपको एम्पलीट्यूड चेंजेस भी दिखाई देते हैं ना, छोटा बड़ा। वो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर जो ग्राफ्स देखे होंगे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव के, वो थोड़ा सा याद करना, आपको ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन वाली चीज़ समझ आएगी। वेरिएशन ऑफ अ प्रेशर मतलब जो सबसे लाउडेस्ट होता है ना, जो हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली 28 पास्कल अगर वो वैल्यू है तो लाउडेस्ट टॉलरेबल है। फीबलेस्ट मतलब जो सबसे कम, विस्पर करते हो ना आप, है ना, एग्जाम में बैठे हो, आपको थोड़ा सा ऐसा आंसर चाहिए, आप सामने लोग ऐसा करते हो कि नहीं, है ना, वो आपकी तरफ देखता है। अगर आपका अच्छा दोस्त है तो, और बहुत अच्छा दोस्त है तो वो देखेगा भी नहीं पीछे, है ना, मतलब वो बोलेगा सुना ही नहीं दिया मेरे को। सो 2 × 10⁻⁵ पास्कल ये फीबलेस्ट इतना साउंड है, ठीक है। तो ये रेंज है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी काम की बात करते हैं। ये तो हो गया बैकअप या उसका जो नॉलेज हमें चाहिए था थोड़ा सा। Therefore, how does sound of intensity I affects detectable change in a delta I? देखो ना, यहाँ पे ये मैक्सिमम था और यहाँ पे ये मिनिमम है। हम डे टू डे लाइफ में जो साउंड सुनते हैं ना, उनकी वैल्यू अगर हम लोग प्रेशर के टर्म्स में देखें, जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन हमारे कान में आ रहा है वो इसके बीच में कुछ तो है। तो ये जो चेंज है ना, वो कैसे डिटेक्ट हो रहा है, हमारे कान सुन पा रहे हैं ना, मतलब है ना, आप घर में बैठे हो हॉल में, है ना, और कोई तो अंदर से थोड़ा सा आपको कुछ बोल दे, मम्मी, या फिर मम्मी किचन में काम कर रही है, आप थोड़ा सा कुछ बोल देते हो। मम्मी लोगों को कैसे कान एकदम शार्प होते, एकदम किधर से वो सुन लेते हैं, आपको थोड़ा सा भी बोला डिटेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी आप जोर से बोल रहे हो, आपको कोई भाव नहीं दे रहा है, कभी आप थोड़ा सा बोलो, सामने वाला पकड़ लेता है कि नहीं, मतलब डिटेक्ट एक्टिव है उसका कान, है ना। सो ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है, दैट इज अ चेंज इन इंटेंसिटी। वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी डिपेंड्स लीनियरली ऑन इंटेंसिटी।
तो यहाँ पे ये जो डिटेक्टेबल है, साउंड का जो डिटेक्शन है वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है, मतलब जो चेंज हो रहा है वो। देयरफॉर इट अलाउज ह्यूमन टू डील विद द वेरिएशन। तो ये जो चेंज है वो लीनियरली चेंज है और इसकी वजह से हम लोग उसको सुन पा रहे हैं। एनीवेज, लेकिन हमारा कान का जो रिस्पॉन्स होता है ना, मतलब एक कोई तो चीज़ आप एक भेज रहे हो और उसके बाद वो जो चीज़ है सिस्टम सामने वाली, उसका भी तो कुछ तो रिस्पॉन्स होता है। तो हमारे कान का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो जो चेंज हो रहा है उसके लिए हम लोग एक्सपोनेंशियली बताते हैं। सो एक्सपोनेंशियल देयरफॉर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक स्पेसिफिक एरिया में से कितनी एनर्जी पास ऑन हो रही है उसके ऊपर हमारे कान रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया, इट डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ अ साउंड एंड द लिसनर। मतलब यहाँ पे साउंड सिस्टम कितनी बज रही है और केडीपी सर कहाँ पे खड़े, इसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। सो और बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर जो इंटेंसिटी और लाउडनेस है वो डिपेंड कर रहा है। एक है एयर मोशन, है ना, मान लो हवा का फ्लो ये डायरेक्शन में आ रहा है और मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत जोर से लगेगा साउंड। और अगर हवा का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में तो साउंड उतना फील नहीं होगा, हालांकि वो जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। एनीवेज, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ये डेंसिटी मीडियम की क्या है, कम है ज़्यादा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद सराउंडिंग एरिया ऑफ बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। प्रेजेंस ऑफ अदर रेजोनेटिंग ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट्स द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। अभी ये तो मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो उसके बाजू में आपने कोई तो एक ऑब्जेक्ट रखा है जो इसके फ्रीक्वेंसी के साथ अभी रेजोनेट हो गया, तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो होगा वो भी मतलब मैं जो हूँ उसको अफेक्ट करेगा। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट 4 का एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, साउंड स्पेसिफाइड बाय नॉट इंटेंसिटी बट बाय साउंड लेवल बी, डीबी, है ना। लेकिन साउंड को जो स्पेसिफाई किया जाता है उसको इंटेंसिटी के टर्म्स में नहीं मेजर करते, उसको डेसिबल के टर्म्स में मेजर करते हैं ना। आप एयरपोर्ट के बाजू में जाते हो तो ऐसा लिखा होता है वो 100 डीबी से ज़्यादा है, 120 डीबी है, 90 डीबी से ज़्यादा है। ट्रक जो होता है ना, ट्रक, उसका भी हॉर्न का एक लिमिटेशन होता है। ट्रेन का जो हॉर्न है उसका एक अलग ही एक उनका एक पैरामीटर होता है, दूर तक सुनाई देना चाहिए, इसलिए वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इंटेंसिटी नहीं बोलते डेसिबल में मेजर करना है। सो एनीवेज, सो बीटा की जो वैल्यू है, साउंड लेवल बीटा इज गिवन बाय 10 log to the base 10 I upon I नॉट। इसमें से I नॉट का मतलब है मिनिमम रेफरेंस इंटेंसिटी, जो 10⁻²² W अपॉन मीटर स्क्वायर। ये जो है ह्यूमन ईयर मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, और I जो है वो कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जो मिनिमम के ऊपर है। सो व्हेन I और I नॉट की वैल्यू अगर आप सेम करते हो तो log to the base 10 1 आएगा और वो वैल्यू 0 होती है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 0। सो स्टैंडर्ड रेफरेंस साउंड इज कंसिडर्ड एज अ 0 dB, है ना। मतलब 0 dB से जो मेजर करते तो 0 dB ही क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अभी आप बोलेंगे ये फॉर्मूला किधर से आया, ये जो फॉर्मूला है ना ये एक डेरिवेशन का फाइनल आंसर है, और वो डेरिवेशन हमें सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अच्छी बात है हमें वो नहीं पढ़ना है। अगर होता तो डेफिनेटली सिखा दिया होता, लेकिन अभी है नहीं वो। हमें सिर्फ ये एक इक्वेशन याद करना है, अगर इसके ऊपर 1 मार्क 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है तो वो हमें सॉल्व करना है। अगर नहीं तो फॉर्मूला आपके आंसर में होना चाहिए, बिकॉज अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड इक्वेशन एग्जाम में आता है तो 2 मार्क के लिए आएगा, या फिर 3 मार्क के लिए तीनों पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये फॉर्मूला आपने लिखा है तो यूर आंसर इज बेटर देन द अदर पर्सन। एनीवेज, ऐसा एक इंटेंशन हो जाता है। यूनिट्स देखते हैं लाउडनेस का, तो लाउडनेस बेल ये टर्म से मेजर किया जाता है। तो 1 dB की जो वैल्यू होती है 1/10 टाइम्स बेल, ये एक रिलेशन है और कुछ नहीं। मिनिमम ऑडिबल साउंड जो है वो 0 dB है, और जो मैक्सिमम जो है वो 60 to 120 dB के बीच में हम लोग मेजर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सोर्स और लिसनर एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पे है, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे है वो। एनीवेज, लाउडनेस डिफर्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो लाउडनेस की वैल्यू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो भी। कहने का मतलब, सपोज मेरे पास एक साउंड है और इसका वेव ऐसा कुछ तो है। अगर यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो तो इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू आ है, अगर एक्स वाई एक्सिस पे अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो। अभी मान लो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं लेकिन इंटेंसिटी सेम रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों केस में लाउडनेस जो होता है वो डिफरेंट होता है, इवन इंटेंसिटी इज द सेम। मेजरिंग लाउडनेस को मेजर करने के लिए फोन ये एक यूनिट यूज करते हैं। फोन इज अ मेजर ऑफ अ लाउडनेस विच इज इक्वल्स टू लाउडनेस इन a dB ऑफ एनी इक्वली लाउड प्योर टोन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 1 kHz। तो ये एक डेफिनेशन है, आपको सिर्फ वो ये याद करनी है। मतलब फोन और ये क्या है, लाउडनेस इन डेसिबल ऑफ एनी इक्वली लाउड प्योर टोन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 1 kHz। तो मतलब
कन्वर्ट करके दिया है उन्होंने 1 किलो हर्ट्ज के साथ, अगर मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आपको मेजर करना है तो फोन के साथ कर सकते हो। ये एक डेसिबल है, ये भी यूज होता है, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर बोला है तो फिर फोन यूज होगा। एनीवेज, तो ये था बेसिक आइडिया लाउडनेस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं पीच क्या होता है। पीच तो पहले समझ के लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेंसेशन ऑफ अ साउंड, इट हेल्प्स लिसनर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। अभी कहने का मतलब यह है, मान लो कोई तो आपकी दोस्त है, वो बात कर रही है, तो उसका जो बात करने का ढंग होता है ना, या उसका आवाज होता है ना, एकदम अलग होता है। और कोई जेंट्स आवाज कर रहा है, अमरीश पुरी जी का आवाज सुनो, अमिताभ बच्चन जी का आवाज सुनो, है ना, और एट द सेम टाइम ढिंचाक पूजा का सुनो, अलग दिख रहा है कि नहीं। एनीवेज, तो आवाज फ्रीक्वेंसी अलग है। एनीवेज, सो ह्यूमन परसेप्शन, हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी, फीमेल वॉइस जो होता है उसका पिच मेल वॉइस से ज्यादा होता है। ठीक है, पिच का मतलब क्या होता है, अभी हमारे पास जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हमें हायर फ्रीक्वेंसी वाला साउंड कौन सा है, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला साउंड कौन सा है, उसको डिटेक्ट करना होता है। तो इसके लिए पिच ये चीज को यूज किया जाता है। अगर आपके पास एक सिंथेसाइजर है, मान लो अगर आपके पास नहीं है, फ्रेंड के पास है, या गूगल पे भी आप यूट्यूब पे जाके दे सकते हो, पिच करके एक चीज होती है, तो पिच से आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास नहीं इलेक्ट्रिक गिटार, तो उसके नीचे ना पिच बेंड करके एक चीज होती है। अगर आप कोई भी एक स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस, प्लग किया, और पिच बेंड को अगर आप चेंज कर रहे हो ना, तो फ्रीक्वेंसी की जो पिच है उसको बदला जा सकता है, आवाज को, पिच को बदला जा सकता है। तो ये एप्लीकेशन को बहुत वाइडली साउंड में यूज कर देता है। एनीवेज, आपने एक चीज नोटिस की है क्या, अभी जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना, वो आप लिंक करो। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली गाड़ी 10:12 की बदलापुर जाने वाली धीमी लोकल है, ये लोकल सभी स्थानकों पे रुकेगी। ये एक फेमस स्टेटमेंट है ना। अगर आप मुंबई लोकल से ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आप मुंबई लोकल से ट्रैवल कर रहे हो और अगर ये स्टेटमेंट आपने सुना है, तो वो जो फीमेल है ना, उसका आवाज सुनो। और कभी कभी मान लो कुछ अनाउंसमेंट करना है, ठीक है, और एक आदमी का अनाउंसमेंट आता है, प्लॅटफॉर्म नंबर 5 वर येणारी गाडी 10:12 बदलापूरला जाणारी जलद लोकल आहे। अभी ऐसा वो बात करता है, तो किसका आवाज आपको अच्छा लगा सुनने में, डेफिनेटली वो फीमेल का। अभी इसमें ये नहीं कि आदमी ने बात की है, तो ऐसा नहीं, आदमी का जो फ्रीक्वेंसी है, वो पिच है, वो कम है, फीमेल का पिच ज्यादा है, तो दैट्स वाई फीमेल का वॉइस यूज किया जा रहा है। समझ रहे हो आप, अभी आपको लॉजिक समझा क्या, पिच क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी और टिम्बर। अभी ये चीज क्या है, मान लो पहले देख लेते हैं, इट एनेबल्स टू डिस्टिंग्विश टू साउंड्स ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस। तो अगर दो साउंड है, सेम फ्रीक्वेंसी के है, सेम लाउडनेस के है, लेकिन उसमें भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हमारे ईयर्स, तो उसको ही क्वालिटी और टिम्बर ऐसा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक गाना चल रहा है, ठीक है, अभी सिंगर तो अपना गाना गा रहा है, जैसे ही सिंगर अपना गाना गाता है एक स्पेसिफिक आवाज में, आशाएं एक मिले दिल की, ऐसा कुछ तो गा रहा है, एट द सेम टाइम पीछे गिटार चल रहा है, कीबोर्ड चल रहा है, ड्रम सेट चल रहा है, लेकिन अगर आप ठीक से सुनोगे ना, तो जो पीछे गिटार चल रहा है उसका आवाज आपको सुनाई दे रहा है। हालांकि गाना जो गा रहा है वो फ्रीक्वेंसी, गिटार बज रहा है वो फ्रीक्वेंसी सेम है, कीबोर्ड जो बजा रहा है वो फ्रीक्वेंसी सेम है, ड्रम जो प्ले कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी सेम है ना। हाँ, अभी और थोड़ा बात करेंगे इसके ऊपर आगे, लेकिन अभी तीनों का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो भी आपके कान वो चीज को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और वही चीज को बोलते हैं क्वालिटी, है ना। तो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन स्टिल वी आर एबल टू डिटेक्टिंग द टू डिफरेंट वॉइसेस। सेकेंड पॉइंट, म्यूजिकल साउंड और नॉइज, ये दो चीजें। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, अच्छा आपको सुनाई दे रहा है, रिदम में चल रहा है, साउंड सडनली कम ज्यादा नहीं हो रहा है, आराम से आप सुन पा रहे हो, है ना। कभी कभी पढ़ाई कर रहे हो, रिलैक्स होना है, तो आप अच्छा खासा एक गाना सुन लेते हो, अरिजीत सिंह का गाना सुन लेते हो, है ना, आपको अपनी गर्लफ्रेंड की, नहीं सॉरी, तो वो है ना, मतलब एनीवेज, तो ये एक म्यूजिकल साउंड है, रेगुलर पीरियडिक वाइब्रेशंस होते हैं और सडन चेंज नहीं हो रहा है लाउडनेस में। नेक्स्ट होता है नॉइज। नॉइज का मतलब क्या होता है, कुछ तो भंगारा आदमी गा रहा है, ठीक है ना, ढिंचाक पूजा का गाना सुन लो आप, तो कुछ अलग आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा आपको लगेगा, है ना। एनीवेज, नॉइज काइंड ऑफ चीज, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो एक मतलब कचरा है आजू बाजू में। एनीवेज, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वालिटी और टिम्बर में एक चीज। मान लो ये मेरे पास कीबोर्ड है या फिर हारमोनियम है, तो यहाँ पे सारे गमा पधनिसा ऐसे कीज होते हैं। तो मान लो ये मेरी फर्स्ट व्हाइट की है, कीबोर्ड अगर आप देखते हो तो अगर ठीक से भी नहीं देखा तो अभी थोड़ा आपको पता है, तो ऊपर 2 ब्लैक कीज होती है, फिर थोड़ा सा स्पेस, 3 ब्लैक कीज, 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, ऐसा एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट की है उसको बोलते हैं सा रे ग म प ध नी, ये बन गया मेरा पहला ऑक्टेव, उसके बाद सेकेंड ऑक्टेव, उसके बाद थर्ड ऑक्टेव। अगर सारे ग म प ध नी यहां तक अगर हम लोग सुर देखते हैं तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो सा होता है ना आपका, वो 240 हर्ट्ज से शुरू होता है।
रे की वैल्यू 270 हर्ट्ज, ग की वैल्यू 300 हर्ट्ज, म की वैल्यू 320 हर्ट्ज। ठीक है, देखो ना यहाँ पे सा रे ग 30 का डिफरेंट है और म में सडनली 20 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे आधी नोट होती है, यहाँ पे एक पूरी नोट होती है, यहाँ पे आधी होती है, तो दैट्स वे वो डिफरेंस आपको सुनाई देता है। एनीवेज सा रे ग म, यहाँ पे 360, 400 ध के लिए, नी के लिए 450, और जो बाद में सा आ रहा है उसकी वैल्यू 480 है। तो यहाँ पे 240 से लेके 280 तक अगर आप देखते हो तो ये डबल हो गई, फिर नेक्स्ट देखोगे तो ट्रिपल हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब 240 के साथ स्टार्ट करोगे तो, है ना। तो ये चीज़ें अगर आप देखते हो तो म्यूजिक में बहुत सारे काम में आती है। तो एनीवेज अभी हमने जो पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। पहला था लाउडनेस, दूसरा था पिच, तीसरा था क्वालिटी और टिम्बर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या चीज़ है? ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जनरली 3 कैटेगरीज मानी जाती है। एक होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स और तीसरा होता है परक्यूजन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तीनों को देखते हैं अच्छे से। ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कोई तो स्ट्रिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये गिटार है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ गिटार है आपके पास, समथिंग लाइक दिस, है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है और यहाँ पे एक फ्रेटबोर्ड होता है, इसके ऊपर 6 स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है, तो स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वायलिन होता है आपके पास, वहाँ पे भी स्ट्रिंग होती है कि नहीं। लेकिन स्ट्रिंग के टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उसमें भी मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। प्लग्ड टाइप, ये पहला टाइप है। उसमें प्लग्ड का मतलब क्या होता है? गिटार आप प्लग करके बजा रहे हो, सितार को आप प्लग करके बजाते हो, तानपुरा जो होता है वो प्लग करके बजाया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखते हो तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, है ना, मतलब ये 2 एंड्स फिक्स्ड एंड्स है। यहाँ पे अगर आप प्लग कर रहे हो तो ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो वाइब्रेशंस हो रहे हैं आपके, तो उसके हिसाब से आपको साउंड सुनाई दे रहा है। सेकेंड जो इसमें कैटेगरी है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में, बोर्ड, मतलब इसमें क्या करते हैं, एक वायलिन देखा है आपने, वायलिन कैसे प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड। तो सारंगी भी एक है जिसको बोर्ड ऐसा बोला जाता है। तीसरा है स्ट्रक। स्ट्रक मतलब ऐसे मारते हैं। तो संतूर एक होता है, ऐसा एक बहुत सारी ऐसी मेटल की वायर्स को कनेक्टेड रखते हैं एक बॉक्स के ऊपर और 2 छोटे से ऐसे रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स या फिर एक मेटल के छोटे से स्ट्रक्चर्स यूज करके उसके ऊपर प्ले किया जाता है। बहुत ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है ये संतूर। फिर अगर आप देखते हो पियानो, पियानो का भी मतलब उन्होंने स्ट्रिंग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ही कंसीडर किया है, बिकॉज अगर आप नेचुरल पियानो देखो उसके ऊपर आप प्रेस कर रहे हो और एक की को एक प्रेस करते हो तो थोड़ा सा आवाज आता है थोड़े टाइम के लिए। हाँ, अभी जो लेटेस्ट है उसमें तो कंटिन्यूस साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो नेचुरल है वहां पे तो एक सिंगल वॉइस ही आता है एक की को प्रेस करने के बाद। तो ये था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का बेसिक आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली कंप्रेशन रेरफैक्शन के फॉर्म में वेव्स जनरेट होगी। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री विंड। फ्री विंड मतलब माउथ ऑर्गन। हारमोनियम है ना, हारमोनियम देखो ना ऐसे करते हैं ना, उसके सामने एक भाता होता है उसको प्रेस करते हैं, तो एयर को ही तो अंदर बाहर कर रहे तभी जाके आवाज आएगा, अदरवाइज आवाज नहीं आएगा। माउथ ऑर्गन आपने वो सुना होगा जो मुंह से प्ले करते हैं ना, माउथ ऑर्गन, तो वो फ्री विंड है। नेक्स्ट है एज टाइप। एज टाइप मतलब क्या होता है? बांसुरी लो, बांसुरी। तो बांसुरी के भी 2 टाइप्स है, एक ऐसे सामने से प्रेस करते हैं और अंदर विंड का मूवमेंट होता है, और जो 6 डॉट्स होते हैं आई गेस, तो उसको यूज करके सारेगामा पधनिसा ये वॉइसेस निकाले जाते हैं। और दूसरा होता है एक साइड वाली जो श्री कृष्णा प्ले करते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। तो 2 टाइप के, तो एज टाइप बोलते हैं उसे। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल फ्लूट। तीसरा है रीड पाइप्स। ठीक है, रीड पाइप्स मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा सैक्सोफोन होता है ऐसा बड़ा सा, है ना, तो वहां पे रीड पाइप्स यूज करते हैं। सो क्लैरिनेट होता है वहां पे सिंगल रीड यूज होता है, बसोन करके होता है वहां पे डबल रीड होता है, और बगल करके होता है उसमें मतलब लाइक रीड नहीं होता। तो ये रीड टाइप्स है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है या नेक्स्ट जो टाइप है, परक्यूशन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशन मतलब जो बीट्स जनरेट करते हैं। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर मेरे पास तबला है, देखो ये एक तबला है मेरे पास समथिंग लाइक दिस, और ये बड़ा वाला, हाँ, तो इसमें ये जो होता है ना इसको तबला बोलते हैं और इसको डग्गा बोलते हैं। ठीक है, ड्रम्स देखे होंगे आपने, तो यहाँ पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आप प्रेस कर रहे हो और यहाँ पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड सुनाई दे रहा है ना। सो स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट है। तबला है, ड्रम है, ढोल है आपके पास, है ना, पुनेरी ढोल देखा होगा आपने, नासिक ढोल देखा होगा मिरवणुक के टाइम पे। संबल करके एक होता है, ये पुराना इंस्ट्रूमेंट है अपने लाइक महाराष्ट्र में अगर आप हो तो आपको पता है संबल करके एक होता है ना। अगर आप झांझा देखते हो, झाइलोफोन देखते हो, ये भी मतलब
परक्यूशन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कौन से टाइप्स होते हैं उसको अच्छे से देखा।